नमस्कार, मैं हूं फैज आलम फैजी और न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ऑड इवन फॉर्मूले को लेकर के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक युवक ने उनकी तरफ जूता उछाल दिया, जिसको लेकर काफी हंगामा हुआ। दरअसल युवक आम आदमी सेना का कार्यकर्ता बताया जा रहा है और युवक ने यह इल्जाम लगाया है कि ऑड इवन फॉर्मूले को लेकर के दिल्ली में भ्रष्टाचार व्याप्त है और सीएनजी स्टिकर 1,000 रुपए में बेचा जा रहा है। और इसी को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उसने अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं उनसे सवाल पूछा और युवक का इल्जाम है कि उन्हें जवाब नहीं मिला, जिससे वो नाराज हो गया और युवक ने फिर उसके बाद अरविंद केजरीवाल की तरफ सीडी उछाला, जिसके बारे में उसका दावा है कि इसमें स्टिंग जो किया गया था वो है, और उसके बाद जूता उछाल दिया। उसके बाद फिर क्या था, वहां आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने युवक को धर दबोचा और उसकी पिटाई कर दी। फिर पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर के पूछताछ की, लेकिन कई सवालात इसके पीछे उठते दिखाई दिए। क्या वाकई में दिल्ली में भ्रष्टाचार खत्म हो गया या भ्रष्टाचार अब भी जारी है? दूसरी बात यह निकल करके सामने आई कि हर तमाम राजनीतिक पार्टियों ने इसकी निंदा की। आप खुद देख सकते हैं कि किस तरह से युवक ने जूता उछाला, हालांकि जूता वहां तक नहीं पहुंच सका, उसे बीच में ही रोक लिया गया, लेकिन युवक की पिटाई भी हुई। और युवक का जो इल्जाम है उसी के परिप्रेक्ष्य में ये अगर समझने की कोशिश की जाए कि क्या वाकई दिल्ली में भ्रष्टाचार खत्म हो गया है, तो ये सवाल अपनी जगह अभी भी कायम है। आम आदमी सेना में ज्यादातर लोग वही हैं जो किसी जमाने में आम आदमी पार्टी में हुआ करते थे और अब वो वहां से निकल करके आम आदमी सेना उन्होंने बनाई है और दिल्ली सरकार की मुखालफत कर रहे हैं। कई ऐसे मुद्दे रहे हैं जिसको लेकर के बार बार और कई मौकों पर इन लोगों ने मुखालफत की है। इसके अलावा जो आम आदमी की सेना के कार्यकर्ता हैं उन्होंने दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग से भी मुलाकात की और नजीब जंग को इसकी शिकायत की, सीडी पेश की। उनका यह भी दावा है कि उन्होंने दिल्ली सरकार से भी शिकायत की, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। अरविंद केजरीवाल से जब सवाल पूछा तो वो खामोश रहे, जिसको लेकर के युवक नाराज हो गया और उसने जूता फेंका। हालांकि इसकी निंदा भी हर तरफ की जा रही है। जाहिर सी बात है, आपको विरोध करने का हक जरूर है, लेकिन कोई ऐसा काम न करें जो शोभनीय ना हो। इसकी निंदा तो होनी ही चाहिए, इसे किसी भी कीमत पर एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे अपने मेहमानों के साथ। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में जो मेहमान मौजूद हैं हम उनका तारुफ करा दें, परिचय करा दें। हमारे साथ हैं आरबी उपाध्याय जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। आरबी उपाध्याय, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा हमारे साथ हैं पुष्प रंजन, ये भी वरिष्ठ पत्रकार हैं। पुष्प रंजन, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ दोनों पत्रकार हैं, इसलिए बहुत सारी चीजें भी निकल करके सामने आएंगी। चूंकि जब राजनेता होते हैं तो पार्टी लाइन से हटकर बात नहीं करते, लेकिन यहाँ सारा कुछ निष्पक्ष होगा। हम सीधे रुख करते हैं पुष्प रंजन की तरफ और पुष्प रंजन से ही पहला सवाल लेते हैं। पुष्प रंजन, ये जो आज की घटना है, अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं उनकी तरफ जो युवक ने जूता उछाला है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, निश्चित रूप से ये घटना अशोभनीय है, कोई भी इसे पसंद नहीं करेगा जी। लेकिन शाम से जो विजुअल्स चल रहे हैं या जिस तरह की प्रतिक्रियाएं ले जा रही हैं लोगों से जी, खासकर जो राजनेता जितने भी हैं सबने इसकी भर्त्सना की है जी। और अभी थोड़ी देर पहले कपिल मिश्रा ने ट्वीट किया कि भाजपा के किसी व्यक्ति ने, किसी नेता ने उस लड़के से बात की थी ये जूता चलाने से पहले जी। उनका कॉल रिकॉर्ड भी पता नहीं कहाँ से उन्हें मिल गया है जी। तो उसके बिना पे वो सारी कुछ बातें कर रहे हैं जी। इस पूरे प्रकरण में एक सवाल बार बार दिमाग में घूम रहा था शाम से ही जी, कि प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मुख्यमंत्री का प्रेस कॉन्फ्रेंस है जी, और निश्चित रूप से कोई उसमें राजनीतिक दल का व्यक्ति नहीं जा सकता, पत्रकार ही उसमें बैठेगा जी। तो उसमें सारे पत्रकार अगर बैठे हुए हैं और सारे क्रेडेंशियल वाले ही बैठे होंगे, उनको चेक करके ही बैठाया गया होगा। तो एक व्यक्ति प्रेस के नाम पर कैसे वहां पर मौजूद था और कैसे उसको ये कितनी बड़ी सुरक्षा चूक भी है, और ये जानबूझ के क्या बैठाया गया था या जानबूझ की चीजें इसको इग्नोर किया गया था कि चलिए भाई एक आम आदमी सेना का व्यक्ति प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा हुआ है, सवाल ही पूछ रहा है मुख्यमंत्री से, सीडी भी उछाल रहा है, उसके बाद जूते उछाले, जूते को किसी ने कैच कर लिया मुख्यमंत्री तक पहुंचते पहुंचते जी। तो बड़ा अजीबोगरीब लग रहा है कि प्रेस के बहाने अगर कोई घुस रहा है तो कल को कोई और उससे बड़ा कांड भी हो सकता था जी। ये बड़ा अहम मुद्दा है कि मुख्यमंत्री हैं तो उनकी सुरक्षा को लेकर के भी चिंतित होने की आवश्यकता है जी। और दूसरा ये है कि प्रेस के बहाने अब क्या है कि या तो आप फिर जब भी मुख्यमंत्री का प्रेस कॉन्फ्रेंस हो तो आप एक एक व्यक्ति को स्कैन कीजिए जी। आपको ध्यान होगा जब
पिछली बार जब गृह मंत्री जो थे पिछली सरकार में, केंद्र सरकार पी चिदम्बरम, तो उन पर जो जूते चले 2009 में कुछ दिनों के लिए जी प्रेस वालों के जूते उतार के अंदर आने दिया जाता था कि आप इंटरव्यू कीजिए, पूछिए भी। और इत्तेफाक से वही जर्नल सिंह हैं जो आम आदमी पार्टी में है। तो ये जूता कल्चर जो है आम आदमी का ही दिया हुआ है जी। इस और ठीक है, ये चीजों को जितना आप गंदा कीजिएगा राजनीति को तो उसके शिकार भी आप खुद होंगे, ये भी एक बड़ी बात है। तो इन चीजों की फिर से समीक्षा करने की जरूरत है। और सबसे बड़ा है कि प्रेस के नाम पे जिस तरह से, और उसमें भी आप ध्यान दीजिएगा विजुअल्स पर कि जब उस लड़के ने जूता फेंकने के बाद उसकी पिटाई भी हुई जी, बिल्कुल। तो मुझे नहीं लगता है कोई पत्रकार कलम जो करता है, लैपटॉप पे काम करता है, कोई जर्नलिस्ट है पढ़ने लिखने वाला, वो हाथ पांव चलाना भी उस तरह से जानता है। तो उसमें भी मुझे ये ऐसा लग रहा था या तो बाउंसर थे या आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे। मुझे आपत्ति है कि वो तो ऐसा लग रहा है जैसे पत्रकार ही पीट रहे हैं उसे, लेकिन मुझे नहीं लगता है कोई पत्रकार जो होगा वो इन कामों के लिए, मतलब कि वो पकड़ के उसको बाहर किया गया फिर बाद का इन्वेस्टिगेशन, लेकिन कौन कौन से लोग थे हाथ चलाने वाले, ये भी एक अहम सवाल है कि आखिर ये इस तरह के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों हो रहा है। मीडिया की तरफ से ये बहुत गंभीर चिंता की बात। जी जी, बिल्कुल जाहिर सी बात है। आरबी उपाध्याय, आप कैसे देखते हैं जो आम आदमी सेना के प्रेसिडेंट है प्रभात कुमार, उन्होंने कहा है कि अगर उनकी बात नहीं मानी जाए तो अभी तो जूता ही फेंका गया है, हम स्याही लगा देंगे उनके चेहरे पर, यानी अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं उनकी तरफ इशारा है। देखिए डेफिनेटली ये जो चीज़ें हैं इनकी जितनी भर्त्सना की जाए उतनी ही कम है। कोई भी इसे जस्टिफाइड नहीं ठहरा सकता कि भी आप स्याही फेंकें, या विरोध के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन ये एक जस्टिफाइड तरीका जो अपनाया गया वो ठीक नहीं है और सभी ने भर्त्सना की, और मैं भी इसकी बिल्कुल निंदा करता हूँ। इस तरह का नहीं होना चाहिए। लेकिन आप देखिए इस तरह के लोगों को प्रमोट कौन कर रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें अपने गरेबान में झांकना होगा। मान लीजिए हम आम आदमी पार्टी की बात करते हैं, जनरल सिंह को आपने ठीक है भी वहाँ आपके उसमें हैं, तो क्यों किया? जब इस तरह के कृत्य में कोई भी अगर संलिप्तता किसी की है, चाहे वो पत्रकार है या चाहे वो आम आदमी है, उसको अगर उस तरीके से एक अवार्ड मिलेगा तो ये और ज्यादा बढ़ेगा कहीं ना कहीं। रहा ऑड इवन देखिए, न तो जूता फेंकने को जस्टिफाइड नहीं है तो ऑड इवन भी जस्टिफाइड नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो हुआ है। और आम आदमी सेना वो लोग हैं जो आम आदमी के ही वर्कर हैं, ये कोई अन्य लोग नहीं है। हम ठीक है उसका राजनीतिकरण कर दें, उसको कहें वो कांग्रेस में, बीजेपी में, कहीं किसी और का नाम ले दें या उसे कहीं लिंक कर दें, वो एक अलग मैटर है। लेकिन ये बिल्कुल आम आदमी सेना के जो प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष हैं प्रभात कुमार, उनका कहना है हमने तो ये आम आदमी पार्टी से ही सीखा है, ये उनका कहना है। मैं बिल्कुल क्लियर कह रहा था कि देखिए जनरल सिंह उसका उदाहरण है एक्चुअल में। तो आप कैसे उस चीज को, यानी आपने उस चीज को प्रमोट किया और आप जब फेस कर रहे हैं तो आप दूसरों को एलिकेट कर रहे हैं कि बीजेपी करा रही है, कांग्रेस करा रही है। अरे जो लोग कर रहे थे वो आपके यहाँ हैं, यानी इसका मतलब आप करा रहे थे और आप करा रहे हैं, जो आपके साथ हो रहा है तो आपको वो चीजें बुरी लग रही हैं। मेरा कहने का पर्पज यही था कि जब आप इस तरह से प्रमोट करेंगे लोगों को तो ये बढ़ावा मिलेगा, इस तरह के कल्चर को और ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। इसको कहीं ना कहीं बंद करने की जरूरत है, रोकने की जरूरत है, बहुत जरूरी है। और फिर है क्या दूसरी चीज, हम इसके का दूसरा पहलू ये भी है कि मान लीजिए आपको इस तरह की शिकायतें या उन्होंने कोई स्ट्रिंग किया है, सरकार को बिल्कुल इमीडिएट, अगर आप कहाँ बात करते हैं कि भ्रष्टाचार में हम जीरो टॉलरेंस है, जीरो टॉलरेंस के साथ अगर मान लो कोई कंप्लेंट कर रहा है तो आपको उसको सुनना चाहिए और उसका निदान कहीं ना कहीं करना चाहिए। जब कोई भी आदमी किसी ने स्टिंग किया, इतनी मेहनत की होगी उसने स्टिंग करके, और वो सोचा होगा उसने कि भी वो एलजी के पास भी गए, उनको भी उन्होंने कहा, दिल्ली सरकार को भी कहा, कोई सुनने को तैयार नहीं है, कोई उस पर एक्शन नहीं है। तो कई बार एक आदमी, मैं ही पत्रकार हूं, अगर मान लो अगर इस तरह से मैं एक मेहनत करके कोई स्टोरी बनाता हूं और उस स्टोरी को एक्चुअली प्रूव भी करता हूं और प्रूव करने के बाद में उस पर कोई एक्शन नहीं होता है, कोई उसको सुन नहीं रहा है, तो वो फ्रस्ट्रेशन भी कहीं ना कहीं एक होता है। तो वो भी नहीं किया गया, उसने भी न राज्यपाल ने कोई कदम उठाया और न केजरीवाल जी। लेकिन अगर युवक को एतराज था तो विरोध जताने के और भी बहुत सारे तरीके थे, ये तरीका तो किसी कीमत पर जायज नहीं ठहरा जाए। मैं पहले कह रहा हूं, मैंने तो जस्टिफाइड नहीं कहा, मैं उसको कह रहा हूं बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें भी जो उसने किया है, जो स्ट्रिंग किया कि सीएनजी के स्टिकर बिक रहे हैं, सीएनजी के स्टिकर पहले भी आरोप लगा है। ऑड इवन जब चला था तब भी ये हुआ था कि भी लोगों ने स्टिकर बेचे और पैसा लिया और फर्जी स्टिकर के साथ लोग गाड़ियां चला रहे थे। देखिए कहीं ना कहीं ये समस्या का समाधान नहीं है। सरकार को हम चुनते हैं, किस लिए चुनते हैं? इसलिए चुनते हैं कि वो कोई ना कोई जो हमारी जो परेशानियां उनको दूर करेगी। ये नहीं है कि भी पॉल्यूशन हो रहा तो गाड़ी चलाना बंद कर दो। गाड़ी चलाना ठीक है, जस्टिफाइड हो सकता है, लेकिन उसका विकल्प क्या है? आप कोई विकल्प नहीं दे रहे हैं। ऑड इवन की भी एक नंबर वाली गाड़ी आज चले, आपने एक ये तो एक आदेश हो गया आपका, तानाशाही टाइप हो गया
कि भी 1 नंबर की गाड़ी आज चलेगी, 1 की कल चलेगी, और वो आपके पास पुलिस है। लेकिन ऑड इवन से फायदे भी तो नजर आए हैं। देखिए, फायदे भी नजर आए हैं, वो आपको सार्वजनिक करने चाहिए। और जहां आप बात कहते थे कि हम अभी सबकी राय लेंगे, आपने किसकी राय ली? कोई मोहल्ला सभा से राय ली, या जो लोग विक्टिम थे जिनको परेशानी होती है गाड़ी वालों से कोई राय ली, उनकी कोई ओपिनियन आपने देखी और उसके बाद कोई विकल्प आपने दिया? वो सारी चीजें भी कहीं ना कहीं जरूरी हैं, जो कि इसमें ऐसा कुछ नहीं किया गया। आप पॉल्यूशन के नाम पर कर रहे हैं। पिछले दिनों जो ऑड इवन हुआ उसके आंकड़े आपने जारी किए, आप अपने आंकड़े जारी करते हैं, बात एक अलग है, लेकिन अदर एजेंसी ने जो डाटा कलेक्ट किए थे वो डाटा आपको सार्वजनिक करना चाहिए था, बताना चाहिए कि भाई इससे हमें ये एक्चुअली बेनिफिट हुआ, वो भी कुछ नहीं हुआ है। ये सब चीजें बहुत जल्दी में कर देना तो कहीं ना कहीं आदमी के लिए बहुत सारी परेशानियां होती हैं। सपोज करिए मेरे पास एक गाड़ी है और मेरा काम इतना ज्यादा है कि मुझे इधर जाना है उधर जाना है, तो कहीं ना कहीं सफर करता है, ये बिल्कुल पक्की बात है, डेफिनेट है ये चीजें। और फिर आदमी दूसरी गाड़ी खरीदेगा कहीं ना कहीं, या फिर वो स्टिकर पैसे देके खरीदेगा। तो ये इससे क्या भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला। एक तरह भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े थे, और इस तरह के भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए इस तरह के कानून नहीं आने चाहिए। इन सब चीजों से और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है, तो वो भी कोई प्रयास, हम अच्छा प्रयास इसको नहीं कह सकते। मैं मानता हूं कि भी कुछ फायदा हुआ होगा, लेकिन वो चीजें कहीं भी मतलब ऑथेंटिक नजर नहीं आ रही हैं। जी बिल्कुल है। पुष्परंजन, आपको याद होगा 2008 में जब अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश इराक गए थे, तब उन पे मुंतजर अल जैदी ने जूता फेंका था, और उसके बाद एक परंपरा, एक सिलसिला से चल पड़ा, और कई बार ऐसे मौके आए हैं जब विरोध जताने के तरीके के तौर पर जूते का इस्तेमाल किया गया है, जूता फेंका गया है। ठीक है, इसकी निंदा होनी चाहिए और ये तरीका किसी भी कीमत पर मान्य नहीं है, लेकिन इसका भी तो ख्याल रखा जाना चाहिए पुष्परंजन कि जो लोग अपनी बात कहना चाहते हैं, अगर हम लोकतांत्रिक तरीके से रह रहे हैं तो उन्हें अपनी बात रखने का मौका दिया जाना चाहिए। देखिए, उसको करते क्या है, ये भी एक सिस्टम का अजीब सा खेल है जी। आप सीएनजी का जो भी आप करने जा रहे हैं, जो भी इंक्वायरी हुई है, आपको ध्यान होगा भावना अरोड़ा 19 जनवरी को एक इसी आम आदमी सेना की एक लड़की थी जी, उसने स्याही फेंका था केजरीवाल पे स्याही, और नहीं सुनने की वजह से फेंका था। तो 19 तारीख उसके बाद उसे बेल वेल हुआ नहीं हुआ, ये तो मीडिया में फिर फॉलो अप नहीं हुआ इस स्टोरी का। लेकिन भावना अरोड़ा पंजाब यूनिट की आम आदमी सेना की अध्यक्ष भी है, और पंजाब से कहीं ना कहीं चूंकि चुनाव भी है वहां पर, और इनको एक साबित भी करना है कि ये करप्ट लोग हैं और पंजाब में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो इनका वोट बैंक भी तोड़ो। एक जरूर इसके पीछे भी मकसद हो सकता है, जो सियासी मकसद चीजें होनी चाहिए। लेकिन जिस इशू को लेके उस समय भी आपने करप्शन के लिए क्या हुआ, सीएनजी में जिस तरह के स्टिकर बेचे गए थे, तब से लेके 19 जनवरी के बाद से लेके अब तक, अभी हम लोग अप्रैल में हैं, 3 महीने में आपने क्या जांच की? एक चैप्टर तो वो था, और रिसेंट चैप्टर ये था कि इन्होंने सीडी इन लोगों ने खरीदे, स्टिकर खरीद के, और दिखाया भी कि देखिए साहब ये स्टिकर खरीदा हमने 1,000 रुपये में जी। तो देखिए, प्रतिरोध के 2 तरीके, या तो उसको वायरल कर दीजिए सोशल मीडिया पे, दिखाइए कि ये सुन रहे नहीं रहे हैं, ये सरकार के लोग, हम शिकायत भी कर रहे हैं तब भी ये सुन नहीं रहे हैं जी। और दूसरा तरीका तो जो उन्होंने अपनाया वो गलत था, उसको कोई भी पसंद नहीं करेगा कि आप जूते फेंकें या गाली गलौज करें या मार धाड़ करें। ये लोकतंत्र में कम से कम इसकी इजाजत नहीं है, ये भी प्रतिरोध का तानाशाह तरीका है। जी बिल्कुल। लेकिन जो शख्स है जी, वेद प्रकाश नाम है उस शख्स का, जो आम आदमी सेना का कार्यकर्ता खुद को बता रहा है, उसने जूते फेंके, लेकिन उसने जो गंभीर इल्जाम लगाए हैं कि करोड़ों का घोटाला हुआ है। तो क्या अब आगे दिल्ली सरकार के पास एक चुनौती नहीं है कि जो इल्जाम है उसे साबित अगर नहीं हो रहा है तो ये प्रूफ अपनी तरफ से दे कि ये इल्जाम गलत है? नहीं, इनको देखिए, ये भी पहले हिट एंड रन वाली राजनीति करते थे जी। अब इल्जाम को इन्हें भी साबित करना होगा कि उसने जो इल्जाम लगाया है वो गलत है, और उसमें वही मेरा कहना जी। तो ये तो पहला ही है। दूसरा कि वेद ने जो काम किया है उसने एक और फ्रॉड किया है। फ्रॉड ये कि मीडिया के आड़ में आप सीधा पार्टी कार्यकर्ता के नाम पे या अपने व्यक्तिगत नाम पे आपने क्यों नहीं, आपने एक फ्रॉड किया कि अंडर कवर आप मीडिया के बन के गए और वहां ये सारा कुछ ड्रामा किया जी। तो ये गलत काम उसने किया है, और इससे हमारी मीडिया बिरादरी बदनाम होती है, पहली बात जी। दूसरा, जिस सड़क जाम को लेके, जिस इशू को लेके अरविंद केजरीवाल बहुत बड़ा मुहिम चला रहे हैं, ये कि सड़क जाम हो जाती है और पॉल्यूशन फैलता है, सब चीजें, अभी उसका नजीर मैं दे रहा हूँ ताजा। अरविंद केजरीवाल इस घटना के ठीक 1 घंटे बाद वसुंधरा इनक्लेव जहां मैं रहता हूं, वहां मालिनी अवस्थी का संगीत प्रोग्राम था और अरविंद केजरीवाल को भी वहां आना था।
मुख्यमंत्री जी के पधारने से पहले पूरे उस इलाके को कॉर्डनिंग दिल्ली पुलिस ने कर दिया था जी। यहाँ तक कि जब उनका कारवां गुजरने वाला था उससे पहले जी। सड़क से लोगों को इस पार से उस पार भी नहीं आने दिया जा रहा था जी। मतलब लोगों को ब्लॉक किया गया था बाकायदा कि नहीं आप सड़क भी नहीं पार कर सकते हैं जी। मुख्यमंत्री का पूरा जो कारवां गुजरा तो ठीक वैसे ही जैसे शीला दीक्षित किसी जमाने में गुजरती थी और उसका विरोध किया मतलब और उसका विरोध इन्होंने किया था कि भाई ये राजशाही तरीके से आप लेकिन अगर सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये जरूरी भी तो फिर आप ये ड्रामा क्यों करते हैं कि हम आम आदमी हैं, है ना? ये कैसे आपने खुद पुष्परंजन आपने खुद ये सवाल उठाया कि मुख्यमंत्री हैं, उनकी सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया जाना चाहिए और कैसे एक शख्स तो आप एक्सेप्ट करें ना, आप एक्सेप्ट करें और जूता फेंक देता है, कभी कोई स्याही नहीं तो फिर तो वही बात हुई है ना, ये नहीं कथनी और करनी में फर्क नजर आ जाता है। फिर वही बात हो गई ना कि आप कहते हैं, मैं इसी शीला दीक्षित की बात कर रहा हूँ, वो जर्मनी आई थी, जलवायु सम्मेलन था एक जी। उनके साथ उनकी पीए थी रेणु शर्मा बस, और वही शीला दीक्षित जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं 3 दिन तक रही वहां पर, साथ साथ पैदल चलती थी, वहां के बसों में घूमती थी। ये तो हम इंडिया की बात करें, तो मैं बता रहा हूँ कि आप भारत में जब आते हैं तो आप राजा बन जाते हैं और आपका सारा व्यवहार बदल जाता है और आपने मैंडेट लिया, आप चुनाव जीत के आए हैं, ये कहे कि मैं सिर्फ एक गाड़ी इस्तेमाल करूंगा, दिल्ली पुलिस की कोई सुरक्षा नहीं लूंगा, दिल्ली पुलिस हमारी सुरक्षा में सहयोग नहीं करती है। आज तो पूरा वहां पर छावनी बना हुआ था। देखिए आप तो वीआईपी कल्चर का विरोध करते थे, आप जिस कल्चर का और जिस सड़क जाम का विरोध कर रहे थे कि हम इसलिए कि ऑड इवन लगा रहे हैं कि सड़क जाम हो जाता है, लोग ये करते हैं, तो आप तो फिर परेशान कर रहे हैं यहाँ पर। लेकिन क्योंकि अब यहाँ पर म्युनिसिपल इलेक्शन होने वाला है, सुनिए, फिर सुरक्षा के इंतजाम कैसे किए जाएंगे? दिक्कत क्या है? प्रोटेक्ट कैसे किया जाएगा? प्रोटेक्शन के बहुत तरीके हैं जी, कैसे किया जाएगा? और भी तरीके हैं। आप पब्लिक को कम से कम डिस्टर्ब कीजिए। आप मुख्यमंत्री हैं, अब आप चुनाव, चूंकि म्युनिसिपल इलेक्शन आने वाला है दिल्ली में, तो आप इस तरह से होते जगह जगह जाम करेंगे आप खुद मुख्यमंत्री होते हुए, तो ये तो फिर ऑड इवन का मतलब क्या हो जाता है? मतलब क्या रह गया उसका? नहीं, मेरा असल ये कहना है कि अगर वो चीफ मिनिस्टर, जैसा कि सवाल उठ रहा है कि आपने खुद भी सवाल उठाया कि कैसे एक शख्स पीसी में घुस जाता है, यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चला जाता है और जूता फेंक, ये मुख्यमंत्री की कमजोरी है ना, उनकी व्यवस्था ही कमजोरी है। तो जाहिर सी बात है, सुरक्षा कहीं ना कहीं सुरक्षा की चूक थी, तभी तो वो शख्स चला जाता है और जूता फेंक देता है। खुदा जी साहब, आपको पता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जब आयोजित होता है, खासकर मुख्यमंत्री का, उनका पीआर और उनका सारा सेक्शन एक एक पत्रकार को स्कैन करता तब बैठ जाता है। हम आप सब जाते हैं। मैं कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं चूक तो है। चूक किसकी है? वहाँ अकाउंटेबिलिटी किसकी है? मुख्यमंत्री की खुद की है, उनके जो व्यवस्था करने वाले लोग हैं उनकी है। इस अकाउंटेबिलिटी को कौन फिक्स करेगा? नहीं, ये प्रश्न है। जब आपको वहां हो जाता है, इतनी व्यवस्था में हो जाता है, तो सड़क पे आप उसको ये कहें कि भी जाम कर दें, हम लोग निकले ही नहीं, तो आप किस तरह जस्टिफाइड करें? एक और है, मैं एक और बता दूं आपको, उन्होंने जब वेरी बिगिनिंग में हुआ था, शपथ लेने के लिए आप मेट्रो से गए, एक दिन गए, दूसरे दिन मेट्रो से नहीं गए। ये आज की बात नहीं है, आप विगत में चले जाएंगे तो विगत में भी आपको देखने को मिलेगा भी क्या जरूरत थी आपको अगर नहीं जा सकते। लेकिन आरबी उपाध्याय और भी जो दूसरे चीफ मिनिस्टर्स हैं या रहे हैं या आने वाले वक्त में होंगे, उनकी भी सुरक्षा का इंतजाम तो किया ही जाता है। उनके काफिले के साथ भी सुरक्षा कर्मी जाते हैं, लोगों को दुश्वारियां होती हैं, परेशानियां होती हैं, और कोई चीफ मिनिस्टर ऐसा नहीं है जो ये कहता है कि मेरी वजह से लोगों को दुश्वारियां होंगी। वो कहते हैं मैं परेशान नहीं करूंगा, मैं आम लोगों के लिए आया हूं, लेकिन ऐसा ही होता है। तो यही काम अरविंद केजरीवाल के साथ हो रहा है। वो ये चीज नहीं कहते हैं वो कि हम आम आदमी हैं, हम जनता के आदमी हैं, हम वीआईपी कल्चर का विरोध करते हैं, हम सिक्योरिटी का विरोध करते हैं, हम सिक्योरिटी नहीं लेंगे। उन चीफ मिनिस्टर ने नहीं कहा है। आपने एक एग्जाम्पल प्रस्तुत करने के लिए बोला था, तो वो आपको एग्जाम्पल बिल्कुल आम आदमी की तरह पेश करना चाहिए, वो आप पेश नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं दूसरी चीजों की आड़ लेके, सिक्योरिटी की आड़ लेके, उसकी आड़ लेके आप ये कहते हैं, इसलिए आप जस्टिफाई कर रहे हैं आप सिक्योरिटी को। पहले जिस सिक्योरिटी के लिए आप मना करते थे, आज जब अपना नंबर आता है तो जरूरी लगता नहीं है कि चाहिए सुरक्षा चाहिए उन्हें। देखिए, ऐसा मैं आपको बता दूं, ये क्यों हो रहा है। जब आप आज चीफ मिनिस्टर हैं, आप आज हट जाते हैं, तो कल को आप आम पब्लिक के बीच में, तब तो आपको कोई गोली नहीं मारता, तब आपको कोई स्याही नहीं फेंकता, तब आपको कोई जूता नहीं मारता, तब कैसे आप आम आदमी की तरह रहते हैं? एक कल्चर डेवलप किया गया उस तरह का, एक सिस्टम बनाया गया है उस तरह का। इस सिस्टम को कहीं ना कहीं ब्रेक करने की जरूरत है। और मैं तो ये सिस्टम किसने डेवलप किया? पॉलिटिशियन ने डेवलप किया।
और उसी पॉलिटिशियन को लोगों ने नकारा और सिस्टम को नकारा, तब आपको 67 सीटें दिल्ली में दी। और फिर आप भी अगर वही कर रहे हैं तो आपसे अलग हम उम्मीद कैसे कर सकते हैं। और दूसरा एक चीज और जो सबसे बड़ा पहलू है, आप हर चीज जनता पर थोपना चाहते हैं, जनता से लेना चाहते हैं, जनता सेक्रीफाइस कराना चाहते हैं। आप क्या सेक्रीफाइस करते हैं? मैं कहता हूं आज अगर पॉल्यूशन की इतनी चिंता है लीडर्स को, या मान लो आम आदमी पार्टी को या दिल्ली की सरकार को चिंता है, सबको साइकिल से जाना चाहिए। जितने भी वहां वर्कर्स हैं सबको, जो भी सेक्रेटरी वर्कर है सब साइकिल से जाएं। एक आप नजीर तो पेश करें जिससे कि लोग उसका अनुकरण करें। ये जो घटना आज हुई है, जो अरविंद केजरीवाल के साथ हुई, जूता फेंका गया, सीडी फेंका गया, क्या इसके राजनीतिक पहलू भी हैं? बिल्कुल राजनीतिक पहलू है। देखिए, आपको किसी ना किसी तरह से ये कितनी जल्दी इनको कॉल रिकॉर्ड में मिल गया। घटना के ठीक 20 मिनट 25 मिनट के बाद उनके मंत्री कपिल मिश्रा को कॉल रिकॉर्ड में मिल जाता है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली के बीजेपी लीडर से बात हुई है। इतना फास्ट कैसे मिल जाता है कॉल रिकॉर्ड में? तो आश्चर्य है कि केंद्र तो ये भी तो मांग की है कि इन्वेस्टिगेशन किया जाए। तो करें ना आप, उससे पहले ही आप ऐलान कर देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी। मुझे एक थी, आप सुरक्षा की बात कर रहे हैं, गोपीनाथ मुंडे को आप भूले नहीं होंगे। जी बिल्कुल। गोपीनाथ मुंडे सुबह सुबह निकले अपने घर से और गाड़ी का एक्सीडेंट होता है इंडिया गेट पर और उनकी मृत्यु हो जाती है जी, है ना जी। तो उस समय कौन सा बड़ा गार्डनिंग चल रहा था उनके साथ। अभी मैं पुडुचेरी गया था, ये तो पुडुचेरी के चीफ बड़ा हादसा हो गया, बड़ा हादसा हो गया ना। अगर सुरक्षा कर्मी साथ में होते, एस्कॉर्ट करके पुलिस चल रही होती तो शायद ये ना होता। नहीं, आप देखिए, शायद की बात, हाँ, तो एक गुंजाइश तो बची ना, एक गुंजाइश तो बची ना। सुरक्षा कर्मी तो इंदिरा जी के गुंजाइश तो बची ना, ऐसा तो माना जा सकता है। सुरक्षा तो इंदिरा गांधी जी को भी मिला हुआ था, तो क्या हुआ फिर वहाँ? जस्टिफाइड नहीं किया, जस्टिफाइड नहीं है। ठीक है, वो हादसा। अभी मैं पुडुचेरी गया था, वहां बता रहा हूँ, वहां के चीफ मिनिस्टर का मूवमेंट देखा मैंने। कोई शाही नहीं, अपना आराम से अपनी गाड़ी से ऑफिस जा रहे हैं, आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं वहां पर। तो आप इतना ड्रामा क्यों रच रहे हैं आप लोग सुरक्षा के नाम पर? आम जनता को क्यों परेशान कर रहे हैं? जी, सबसे बड़ा सवाल है कि आज मैं खुद अपनी आंखों से देखा कि किस तरह से हॉस्पिटल, वहां पर कैंसर हॉस्पिटल है और लोग हॉस्पिटल से निकल के नहीं जा पा रहे थे जी। एम्बुलेंस लगा हुआ है, ऐसे ही ब्लॉक किया हुआ है। ये कौन सा वीआईपी कल्चर दिल्ली के मुख्यमंत्री पेश करना चाहते हैं? क्या उनको पता नहीं कि लोगों को परेशानी कितनी हो रही है उनके जाने आने उस तरह के मूवमेंट से? एक सुरक्षा के नाम पर ये अकेले अरविंद केजरीवाल ही अच्छा बताइए, ये तो सड़क की बात मैं कह रहा हूँ। आप खुद अपने मुख्यमंत्री कार्यालय में थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था, सारी सुरक्षा का इंतजाम वहां होगा, तब आपके ऊपर जूते चल गए। और ये पहली बार नहीं चले, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जूते के थप्पड़ तक चले उनको। हाँ, थप्पड़ चले, थ्री व्हीलर वालों ने थप्पड़ तक मार दिया है। बिल्कुल। तो आप कौन सी सुरक्षा की बात कर रहे हैं? किस तरह की सुरक्षा इस देश में है? जी, देखिए, कांड करने वाला कितनी भी सुरक्षा वो कर जाता है। लेकिन अब इससे ये सबक तो नहीं लिया जा सकता है ना कि अगर ऐसा हो गया तो हम सुरक्षा हटा दें, क्योंकि ऐसा तो हो ही जाता है, तो सुरक्षा रख करके ही क्या फायदा है? आप सुरक्षा के नाम पर ढोंग क्यों कर रहे हैं? मैं तो ये कह रहा हूँ, सुरक्षा के नाम पर आप देश में देख लिए, सुरक्षा के नाम पर कितने वीआईपी लोगों ने अननेसेसरी सुरक्षा ली हुई है। आप उसका रिव्यू करके देख लीजिए, आम आदमी का पैसा कितना जा रहा है उसमें। वही मैं भी कहना चाह रहा हूँ कि इसके लिए सिर्फ अरविंद केजरीवाल तो जिम्मेदार नहीं है पुष्परंजन, इसके लिए और भी दूसरे जो मुख्यमंत्री हैं या जो वीआईपी कल्चर को बिलोंग करते हैं, तो ये तो उससे हट के तथाकथित वीआईपी कल्चर भी कह सकते हैं। अंतिम आदमी का अंतिम उम्मीद रहा अरविंद केजरीवाल जी। ये देश के आखिरी उम्मीद था कि ये आदमी हमारी तरह। क्या मानते हैं, ये उम्मीद टूटती नजर आ रही है? बिल्कुल नजर आ रही टूटती हुई। इनके कहने के अंदाज में, करने के अंदाज में फर्क है जी। ये ऑड इवन का भी ड्रामा है। आप ऑड इवन सब पे क्यों नहीं लागू करते हैं? करके दिखाइए ना। जैसे सब पे मतलब एम्बेसी पे लागू कीजिए जी। अब जितने दिल्ली में एम्बेसीज हैं आप लागू करके दिखा लीजिए, कोई नहीं सुनने वाला है। लागू करिए आप सारे वीआईपी पे लागू कीजिए ना, क्यों? नहीं तो वीआईपीज कैसे वीआईपीज की बात कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट का जज जब शेयर करके जा सकता है जी, सुप्रीम कोर्ट का जज भी तो वीआईपी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब वो शेयर करके जा सकते हैं अपने ऑफिस में, तो और बाकी दिल्ली में जितने तो ये भी तो शेयर करके जा रहे थे। कौन? अरविंद केजरीवाल। और आप एक और इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, दिल्ली सरकार की नहीं, पूरे इस सेंट्रल गवर्नमेंट की भी कितनी गाड़ियां हैं और कितना धुआं उगलती है, उसका कोई टेस्ट करा ले जरा जी। और कितने सारे ये क्रेन वगैरह हैं दिल्ली में, उनका कोई टेस्ट करा ले, कितना धुआं वो लोग उगलते हैं। उसमें ऑड इवन आप नहीं लागू कर सकते हैं। एनसीटी की गाड़ियां हैं, कूड़ा उठाती हैं, इतना धुआं आप देखेंगे वो निकलता चला उस जाता है। सरकारी गाड़ी, कौन सा ऑड इवन है? गाड़ियां हैं, तो इसलिए आप माना जाए। मुझे लगता है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए भी ऑड इवन फार्मूला चलाया गया है कि ताकि आप मजबूर हो जाएं
कि कॉमन मैन भी है, उसके पास एक गाड़ी है, तो कहीं से कर्ज लेके गाड़ी खरीदे। भ्रष्टाचार को तो बढ़ावा मिला ना, अभी एक तरफ भ्रष्टाचार हम खत्म करने की बात एक पहलू ये भी है, कहीं ना कहीं अच्छा, भ्रष्टाचार को ये चाहे तो वो बड़ा गाड़ियां दिलचस्प पहलू आपने बताया, बिल्कुल दिलचस्प पहलू बहुत है, ही इसकी जांच कराई है। दिलचस्प पहलू बताया पुष्परंजन आपने। तो क्या पुष्परंजन आपकी निगाह में ऑड इवन फॉर्मूला नहीं लागू होना चाहिए? लागू इसके होना फायदे चाहिए, नहीं है? बिल्कुल लागू कीजिए ना उसको, आप फिर सबके लिए लागू कीजिए। आप टू व्हीलर वालों को क्यों बख्शे हुए हैं? डिफिनेशन में कमियां हैं। मैं इत्तेफाक नहीं रखता, मैं आपको बता दूं, ऑड इवन कोई भी किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। इतने जाम लगते हैं, इतनी रेड लाइट है, ट्रैफिक स्मूथ चले, तो बहुत सारी और भी उपाय हैं जिनसे पॉल्यूशन को बिल्कुल कम किया जा सकता है। वो न करके पब्लिक ट्रांसपोर्ट अभी तक ठीक नहीं है। मान लो दूध खराब आ रहा है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का तो बुरा हाल है। देखिए दो चीजें हैं, बुरा हाल है वो। दो चीजें मैं एग्जांपल पेश करूं। मैं खुद यूज करता हूं, मैं कभी नहीं चाहता हूं गाड़ी से चलूं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट कभी नहीं सही। बेटर मिले तो सही, वो सुविधाएं आप पहले आधा घंटा 1 घंटा इंतजार लोग किया छोड़ आपको, देंगे, फिर भी बस नहीं मिलती और मैं नहीं मिलती, तो आम आदमी परेशान होता है ना उससे। ठीक है, जो बड़े लोग हैं वो तो पूल करके चले जाएंगे, गाड़ी वाले पूल करके चले जाएंगे। इफेक्टेड कौन हो रहा है? वो आम मजदूर इफेक्टेड हो रहा है। 9:30-10 बजे रात के बाद तो शायद आपको बहुत ही मुश्किल नहीं मिलता है। पूरे दिल्ली एनसीआर में नहीं है गाड़ियां नहीं मिलेंगी। और देखिए, और मैं एक छोटी सी एग्जांपल दे दूं, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जी, ये मैंने भी देखा है। ये कोई समस्या का समाधान नहीं है कि मान लो दूध सिंथेटिक आ रहा है तो दूध पीना बंद कर दिया जाए। अरे उसका निदान कीजिए कि भी वो ना आए इफेक्टेड उस तरह के। तो जो मान लो पॉल्यूशन हो रहा है, उस पॉल्यूशन को रोकने के लिए जो बहुत सारे उपाय हो सकते हैं, उन उपायों को आरबी उपाध्याय, जैसा कि पुष्परंजन का कहना है कि ऑड इवन फॉर्मूला लागू किया जाना चाहिए, लेकिन सब पे लागू किया जाना है। इस सवाल का हम जवाब आपसे लेंगे, लेकिन चूंकि हमें एक ब्रेक पे जाना पड़ेगा, जैसे ही ब्रेक से लौट के आते हैं इस सवाल का जवाब लेते हैं। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। बोलिए अबे मिक्स देगा तो साले ऑन एयर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम न्यूज लाइन में चर्चा कर रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर ऑड इवन फॉर्मूले को लेकर के उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक युवक ने जूता फेंक दिया, जिसको लेकर के काफी हंगामा है। दरअसल युवक का इल्जाम है कि ऑड इवन फॉर्मूले को लागू करने के लिए जो सीएनजी स्टिकर बांटा जा रहा है उसमें 1-1 हजार रुपए की रिश्वत ली जा रही है और हजारों रुपए का घोटाला हुआ है। युवक का यह भी कहना है कि इसकी शिकायत एलजी से की गई है, दिल्ली सरकार से की गई, लेकिन कोई भी प्रतिक्रिया वहां से नहीं आई है, न ही कोई कार्रवाई की गई। इसलिए वो मजबूर होकर के यहां पहुंचा। उसने अरविंद केजरीवाल से पहले सवाल पूछा और अगर उसे जवाब नहीं मिला, इसलिए उसने पहले सीढ़ी उछाला और फिर जूता फेंक दिया। वहां उपस्थित या तो बाउंसर कह लें या आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कह लें, क्योंकि ये अभी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन जो भी थे
उन्होंने पकड़ा उसे और उसकी पिटाई की, फिर पुलिस के हवाले कर दिया। निंदा हर तरफ की जा रही है कि विरोध जताने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, इस तरीका को जायज नहीं ठहराया जा सकता, और इस बात की भी मुखालफत हो रही है कि उसे पुलिस के हवाले करने से पहले पीटा क्यों गया। अरविंद केजरीवाल के सामने कई सवाल हैं और दिल्ली सरकार के पास भी कई सवाल हैं। इसी सवाल के दायरे में हम न्यूजीलैंड में डिस्कशन कर रहे हैं अपने मेहमानों के साथ। हम ब्रेक पर जाने से पहले पुष्परंजन की उस बात को आगे बढ़ाते हैं और आरबी उपाध्याय से जानने की कोशिश करते हैं। आरबी उपाध्याय, ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपसे जानने की कोशिश की थी, हालांकि ब्रेक पर जाना पड़ा, कि पुष्परंजन का कहना है कि ऑड इवन फॉर्मूला लागू हो लेकिन सभी को इसके दायरे में रखा जाए। क्या आप सहमत हैं? देखिए, बिल्कुल आप भी इस बात को मानते हैं, अगर कहीं छूट दे रहे हैं, जस्ट लाइक मैं कहता हूं आपने महिलाओं को छूट दे दी, यानी आप भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि लोगों को परेशानी होती है जी। और कोई भी कानून पब्लिक की सुविधा के लिए बनता है, पब्लिक को परेशान करने के लिए नहीं बनता है। अगर नहीं होती है परेशानी, आप जस्टिफाइड कर रहे हैं, उसको जस्टिफाइड इसलिए नहीं कर पाते हैं, आप महिलाओं को छूट दे रहे हैं, सरकारी जो वीआईपी लोग हैं उनको आप छूट दे रहे हैं। महिलाओं को तो छूट दिया जाना चाहिए। नहीं, देखिए दिया जाना चाहिए जी, मैं बिल्कुल, लेकिन यहाँ पॉल्यूशन वाली बात आती है, क्यों दिया जाना चाहिए पॉल्यूशन? क्या महिलाएं और बच्चे और मैं और आप, क्या आप डिवाइड नहीं? दिक्कत होगी ज्यादा। देखिए, दिक्कत तो जेंट्स को भी होती है, ऐसा नहीं कि जेंट्स को दिक्कत नहीं होती है, महिलाओं में दोनों को, महिला पुरुष, मैं बिल्कुल सम्मान करता हूं बात के दायरे से निकल करके, मैं बिल्कुल उस दायरे से निकल के बात कर रहा हूं। मेरा सिर्फ एग्जांपल ये था कि आप मानते हैं कि लोगों को परेशानियां होती हैं, ये नहीं है कि आप नहीं मान रहे हैं, लेकिन कानून उसलिए नहीं होता है। कानून का काम होता है, आप ठीक है रूल बनाइए, लेकिन रूल इसलिए बनाए जाते हैं कि पब्लिक को बेनिफिट पहुंचे, पब्लिक को वो सपोर्ट करें और पब्लिक की परेशानियां दूर करें। आप तो परेशानियां आपके पास देखिए बसें नहीं है, मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूं, जैसा मैंने एग्जांपल ये पीछे ऑड इवन में एक दिन मुझे काम था, एक्चुअल में खड़ा रहा 1.5-2 घंटे, पैसे मेरी जेब में है, न ऑटो वाला तैयार है, टैक्सी वाला तैयार है, बस कहीं मिल नहीं रही है। क्या हेल्पलेस आदमी, क्या कर रहे हैं आप? एक्चुअल में सिस्टम को सुधारिए। रेड लाइट पे गाड़ियां खड़ी रहती हैं, लंबी लाइनें लगती हैं, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है, रेड लाइट खत्म कर दीजिए, फ्लाईओवर बनाइए, ब्रिज बनाइए, अंडर ब्रिज बनाइए, ट्रैफिक स्मूथ चलता रहे, वो काम करिए। वो काम आप कर नहीं रहे हैं। बड़ा इजी है बंद कर देना, एक आदेश निकाल देना कि गाड़ियां बंद कर दो, मान लो दूध खराब है दूध पीना बंद कर दो, सब्जियां खराब है सब्जियां खाना बंद कर दो। ये क्या हुआ? अरे भैया सरकार किस लिए है? आप किस लिए भाई ये गवर्न कर रहे हैं? अभी थोड़ा मौका दें, अभी तकरीबन 1 साल से थोड़ा सा ही ज्यादा वक्त हुआ है, थोड़ा मौका भी तो मिलना चाहिए। और भी दूसरी सरकारें कहती हैं कि हमें मौका मिलना चाहिए तभी हम कुछ आगे कर पाएंगे, तो अभी 1 साल में कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं? नहीं, देखिए मैं बिल्कुल मानता हूं मौका मिलना चाहिए। आप जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, पानी का, बिजली का, जैसे उस तरीके से आप किसके लिए कर रहे हैं? पब्लिक की भलाई के लिए। हम बिजली के बिल माफ कर रहे हैं, हाफ कर रहे हैं, पानी फ्री दे रहे हैं, तो फिर ये जब आप इतना ही ध्यान रख रहे हैं पब्लिक का, तो जो परेशानियां हैं उनको भी आप परेशानियां पैदा ना करें। इस तरह के हमारे भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए कानून हम ला रहे थे और लोकपाल बना रहे थे, यानी हमारा पूरा फोकस जीरो टॉलरेंस थी। आप उस तरह का कानून बना रहे हैं कि आप इसकी आड़ में भ्रष्टाचार हो, और वो ये नहीं कि इसी बार ये कंप्लेंट आई है, पिछली बार भी यही सेम कंप्लेंट थी कि स्टिकर बिके, और स्टिकर बिकना जायज भी लगता है कि मैं परेशान हूं तो मैं अपनी परेशानी को कम करने के लिए पैसे देके। भ्रष्टाचार बढ़ता कहां से? भ्रष्टाचार यहीं से बढ़ता है कि जब आदमी परेशान होगा तो भ्रष्टाचार की तरफ मुड़ेगा, वो स्टिकर खरीदेगा। अगर मान लो इस तरह की जरूरत ही नहीं पड़े तो भ्रष्टाचार, तो हमें कम से कम इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए और ये कोशिश ये करनी चाहिए कि बहुत सारे और भी विकल्प हैं। जैसे पिछली कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ गया, वो सीएनजी ले आए, सीएनजी गाड़ियां ले आए, तो उस तरह के विकल्प तलाशिए। ये विकल्प नहीं हो सकता कि मैं रोटी खाना बंद कर दूं, सब्जी खाना, दूध पीना और अपनी गाड़ी चलाना बंद कर दूं, सब कुछ सैक्रिफाइस मैं करूं। ये पब्लिक से इतना सैक्रिफाइस भी मत करवाएं कि वो आदमी अपने आप को एक ठगा सा महसूस। चलिए ठीक है, लेकिन पुष्परंजन, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल पे ही बार बार हमले होते हैं, कभी जूता फेंका जाता है वेद प्रकाश के जरिए, तो कभी भावना अरोड़ा के जरिए स्याही फेंकी जाती है, और कभी आपने देखा कि एक ऑटो चालक ने थप्पड़ जड़ दिया था। आखिर अरविंद केजरीवाल के साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्या मैसेज दिया जा रहा है इसके माध्यम से? और भी बहुत सारी समस्याएं हैं दूसरी जगहों पर, लेकिन सिर्फ अरविंद केजरीवाल के साथ ऐसा क्यों? नहीं, वाकई बड़ा अहम सवाल आपने पूछा है कि उन्हीं के साथ ऐसा क्यों होता है जी। या तो लोगों की उम्मीदें बहुत बढ़ा देते हैं, और एक और इस सवाल में एक बड़ा विचित्र आप देखिएगा जी कि जहां जहां अरविंद केजरीवाल पर हमले हुए, चाहे लखनऊ में हमला हुआ या दिल्ली में, तो कई जगहों पर हमलावर की पिटाई बहुत बुरी तरह से होती है, और जब वो पूरी तरह से धुन दिया जाता है, लस्त पस्त हो जाता है, तब उसे केजरीवाल जी कहते हैं अरे मत मारो अब, अभी हिंसा मत कीजिए, मारिए मत अभी।
तो ये बड़ी उनकी अहिंसा में भी मतलब बहुत मार बड़ी भी लिया, वो दोनों चीजें हो गई ना। उनकी अहिंसा में भी बहुत बड़ी हिंसा में बहुत छिपी बड़ी है। हिंसा हो रही है आपकी, अहिंसा में भी बहुत वो बड़ी हिंसा चीजें- छुपी हुई है। हाँ, मतलब तो बड़ा वो- विचित्र और दूसरा एक लगता और है, आप ही कहते देखिए किसी भाई हम politician- जानना चाह रहे अब थे। आप देखिए एक चीज और मैं बता दूं, जी, मैं जी। आपको छोटी सी एग्जांपल दे दूं। हाँ। कोई भी पॉलिटिशियन ये नहीं कहता है, वो कानून के दायरे में काम करता है, कानून के अनुसार काम करता है, कानून को मान के काम करता है। आपने खुद कहा नार्किस्ट हूं भी, आप खुद उस तरह की एग्जाम्पल पेश करते हैं कि आप बैठ गए वहां पर 26 जनवरी होने वाली है, उन्होंने कहा नहीं कोई कानून नहीं, मैं मुख्यमंत्री हूं, मेरी बात नहीं मानी गई तो मैं यहां बैठूंगा। तो उस तरह का कहीं ना कहीं वो आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है। जो हम करेंगे तो वो कहीं ना कहीं हमें भी एक्चुअल में देखना पड़ेगा। और सबसे बड़ा ये है कि आपने उन लोगों से कराया है, आप उसमें विश्वास करते हैं, तो वो आपके साथ हो रहा है। अच्छा, मैं ऑड इवन पे फिर एक बार आ रहा हूं। हाँ जी, बता जी। इनके जो परिवहन मंत्री हैं गोपाल राय जी। उन्होंने ऑड इवन को समझने के लिए कोपेनहेगन गए जी कि वहां पर कोपेनहेगन की आबादी मुश्किल से 3-4 लाख है जी और वो शहर बड़ा स्मूथली चलता है, वहाँ कोई भीड़ भाड़ उस तरह से नहीं है, वहाँ ट्रैफिक का कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, जी जिसकी वजह से दिल्ली सरकार के एक मंत्री का जी ट्रैफिक व्यवस्था समझने के लिए कोपेनहेगन जाना जरूरी है। जी दिल्ली की जितनी आबादी है उसके लेवल की आबादी वाले देश में जाते ट्रैफिक सिस्टम बीजिंग जाना चाहिए था, वहाँ भी ऑड इवन जी, या यहीं वहाँ भी मलेशिया में और चले ज्यादा जाते हैं, populated हो वहाँ जाना। सिंगापुर चले जाते हैं। फर्स्ट पोजीशन में जाना। लेकिन आप यूरोप के एक ऐसे देश में गए जो कि बड़ा ही खुशहाल, बहुत शांत, कोई ट्रैफिक का प्रॉब्लम नहीं है, इस तरह की वहाँ- प्रॉब्लम ही नहीं है। वहाँ आप सीएनजी या कंजेशन समझने गए थे। ये बड़ी विडम्बना है अपने आप में कि क्यों जाने का वहाँ क्या तुक है। मतलब बेतुके खाली काम करने हैं आपको। आप यहाँ के परिवहन व्यवस्था को कैसे सुधार सकते हैं? 3 महीना हो गया इसका। ये सीएनजी का जो अभी ये जो अभी फेज 2 है इसका, फेज 2 ऑड इवन का जी, ऑड इवन का फेज 2 आपका, इस 3 महीने के भीतर आपने क्या व्यवस्था पब्लिक ट्रांसपोर्ट की? क्योंकि आप जब रोक रहे हैं किसी चीज को तो उसका विकल्प तो देना पड़ेगा ना आपको। नहीं तो जिस तो जमाने आप में जितना फेज 1 जो प्रचार हुआ दे था रहे ऑड इवन हैं, का, अभी तो अभी उनके बड़े लंबे चौड़े प्रचार आ रहे हैं अखबारों में, करोड़ों रुपया बहा रहे हैं प्रचार में, लेकिन उसमें सॉल्यूशन नहीं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आपने पिछले 3 महीने में क्या इंप्रूवमेंट किया है। कि आप ये कह सकें कि भी अब कह हम सके कि बिल्कुल नहीं गाड़ियां ये बंद कर रहे हैं। विकल्प है, इसी रूट में हमने इतनी गाड़ियां बढ़ा दी हैं, लेकिन ये उसके लेकिन टाइमिंग है। पुष्परंजन, जिस अब तरह से- आपको एक जी, इंटरेस्टिंग जी, बात जी, बताऊं, जी, बताइए कौन सी बस कब चलती है और कितने बजे पहुंचेगी, कितनी लेट है, ये सारा सिस्टम जर्मनी में रहते हुए मैंने देखा। जी जीपीएस सिस्टम उसको बोलते हैं। जी, वहाँ जी, बस बिल्कुल, स्टॉप हाँ। पर भी जीपीएस का स्क्रीन लगा रहता है कि आपकी गाड़ी कितनी लेट है, और 2 यहाँ मिनट भी लेट है तो पता चल जाता है कहाँ है और कितनी देर में पहुंच रही है। और जी। किसी वजह से गाड़ी कैंसिल है तो विकल्प में तुरंत दूसरी गाड़ी आ जाती थी। ट्राम और उसको टाई अप तो किया गया पुष्परंजन, था। थोड़ा सा आप हट उस के अगर- सिस्टम को, आप जी। कोपेनहेगन जाते हैं, यूरोप जाते हैं, जहां तहां जा रहे हैं, उस सिस्टम को क्यों नहीं यहाँ डेवलप? जीपीएस के लिए पिछले 5 साल से बात चल रही है कि यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जीपीएस का आप इस्तेमाल करेंगे, 3 व्हीलर वाले जीपीएस का इस्तेमाल करेंगे, बसों में जीपीएस लगाएंगे, कैमरे लगाएंगे। सिर्फ बयान और हवा आप बातचीत करते हैं। जाहिर सी बात है पुष्परंजन, इसी मुद्दे पे आगे बढ़े, थोड़ा सा लीक से हट के अगर हम जानने की कोशिश करें, जैसा कि आपने जर्मनी का एग्जाम्पल दिया, मिसाल दिया कि वहाँ जीपीएस सिस्टम है और लोगों को पता चल जाता है कि बस कितनी लेट चल रही है कितना, और हम बड़े बड़े दावे करते हैं, बड़े पुख्ते दावे भी होते हैं। हाँ, इशारा समझ रहे होंगे आप, बड़े पुख्ते दावे होते हैं। हम कहाँ खड़े हैं आज हमारे पास क्या है? बहुत सारी दिक्कतें हैं हमारे देश में, बहुत सारी परेशानियां हैं, बावजूद इसके हम कैसे ये दावा कर सकते हैं कि हम विकसित देशों की श्रेणी में आने को तैयार हैं? हम तो विकासशील देशों की श्रेणी में भी पिछड़े मकाम पे खड़े हैं, पिछले मकाम पे। आप श्री रविशंकर के कार्यक्रम में मोदी जी के साथ बगल में बैठ सकते हैं, आप मोदी जी से व्यक्तिगत बात कर सकते हैं। मोदी जी को भी सोचना चाहिए कि ये कैपिटल सिटी उनका भी है जी, और दोनों सरकारें मिलकर इसको बहुत ही स्पीड वाले तरीके से आके इसको क्यों नहीं आगे बढ़ के इसे ही गोद ले लेना, अपने इस शहर को, अपने इस कैपिटल सिटी को दोनों नेता मिलके गोद क्यों नहीं ले लेते हैं? इसका कायाकल्प क्यों नहीं करते? दोनों तरफ लड़ाइयां ऐसी चल रही कि आप खत्म ही नहीं आप हो अपने पाएगी। कोई लड़ाइयों में खत्म आम आदमी को मार रहे हैं, कोई लड़ाई आम नहीं आदमी है। पिस रहा है। आप अपनी लड़ाइयों में दिक्कतें कांग्रेस, आम आदमी को झेलनी बीजेपी, पड़ रही हैं। आम आदमी पार्टी, गलतफहमी है, कोई ये लड़ाई यहाँ नहीं के है। कॉमन मैन को कोई लड़ाई नहीं है। वीआईपी स्तर पे वीआईपी स्तर पर कोई लड़ाई ये नहीं सब है। एक दूसरे की जब फैमिली को जरूरत होती है प्रोटेक्ट तो आप करते बगल हैं। में बैठ जाते हैं, जब जरूरत चाय पी आते हैं, जब जरूरत ये होती सब है एक हाथ दूसरे मिला की लेते फैमिली हैं। प्रोटेक्ट- आप इनकी कोई कैसी गाड़ी बातें नहीं करते हैं? बिकती काहे की लड़ाई है? ये तो अपनी नाकामियां छुपाने के लिए। देखिए मान तो लीजिए नाकामियां दोनों तरफ से दोनों छुपाने की तरफ, कोशिश दोनों- हो रही दोनों है। तरफ, दोनों केंद्र तरफ। और राज्य दोनों की तरफ से। बिल्कुल दोनों साइड है एक्चुअल में। वो ये शो करते हैं कि वो नहीं करने दे रहा, वो करे, वो नहीं करने दे रहा। अरे करने से कोई नहीं रोक रहा, आप करें तो सही। आप कर नहीं पा रहे हैं, आप कर नहीं रहे हैं। लेकिन आरबी उपाध्याय, ये दिक्कतें तो बहुत जमाने से चली आ रही हैं
और दिक्कतों का समाधान होता नहीं दिखाई दे रहा है। हम अगर आगे बढ़ते भी हैं तो बहुत धीमी रफ्तार में हम आगे बढ़ रहे हैं। पहले भी सरकारें रही हैं, हम बहुत तेजी में आगे नहीं बढ़े हैं। दिक्कतें तो पहले से हैं आरबी उपाध्याय। देखिए, दिक्कतें हैं, मैं मानता हूं, लेकिन दिक्कतों का सॉल्यूशन भी है। हम ये कहें कि कोई बिल्कुल नहीं बढ़ा और हम बिल्कुल बैक बढ़ रहे हैं, ये भी पॉसिबल नहीं है। नहीं, धीमी रफ्तार हमने हाँ, रफ्तार धीमी है, विल पावर हमारी धीमी है, हमारे काम करने के तरीके ठीक नहीं है। हमारा पूरा सिस्टम को एक्चुअल में चेंज करने की जरूरत है, सुधारने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास काम करने वाले लोग नहीं, हम मंगलयान बना सकते हैं इतने सस्ते में और मंगल यही असल सबसे बड़ी दिक्कत है पुष्प रंजन, कि हम मंगलयान की बात करते हैं, हम बहुत सारी चीजों की बात करते हैं, लेकिन आज भी देख लें कि हमारे गांव में अगर चले जाएं तो लोग भूखे सोने को मजबूर हैं। आप शहरों में चले जाएं, झुग्गी झोपड़ियों का एक अंबार सा है, हर तरफ झुग्गी झोपड़ियां नजर आएंगी। छोटे छोटे बच्चे इधर उधर 2 जून रोटी के लिए भटकते हुए नजर आ रहे हैं। ये कैसा है डेवलपमेंट हमारा सिस्टम? ये असंतुलन है ना, पूरा का पूरा सिस्टम जो है आपका बिगड़ चुका है। और सिस्टम को जो लोग चला रहे हैं उनकी राजनीतिक इच्छा शक्ति बहुत कम है। वो दोषारोपण खाली करते हैं कि फलां ने, देखिए ये चुनावी एजेंडा है तो पंजाब में चूंकि आपको सीट जीतनी है, एक को असम में अपना दिख रहा है सब कुछ, या बाकी 5 राज्यों में दिख रहा है, तो सब अपने अपने एजेंडे को लेकर परेशान है। लेकिन आम आदमी को तकलीफ जो है, उस तकलीफ को देखने की, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम तो आपका बेस्ट होना चाहिए। पैसे की क्या कमी है इस देश में? आप जा रहे हैं दूसरे देश में पैसे बांटने, आप नेपाल में जाके करोड़ों डॉलर बांट आते हैं, आप अगल बगल के देशों में अरबों डॉलर बांट आते हैं। आप अपने कैपिटल सिटी को नहीं ठीक कर सकते, आप अपने गाँव को ठीक नहीं कर सकते हैं। मुंबई अहमदाबाद रूट की बहुत चिंता आपको रहती है, लेकिन जहां आपका केंद्र, जहां से आपको कोई भी सेंटर है, वहां पर आप देख लिए कोई सिस्टम आप नहीं डेवलप कर पा रहे हैं उस तरह से। क्यों आखिर? लेकिन पुष्परंजन, ये इच्छा शक्ति की कमी है, पहले की सरकारों के जरिए भी, आज की सरकारों के जरिए भी। देखिए, नहीं, 2 चीजें हैं पुष्परंजन। एक किसी को मैं ब्लेम नहीं कर सकता, पहले भी सरकारें, देखिए कुछ काम तो हम एकदम सारी सरकारों ने कुछ भी नहीं किया, ये भी नहीं कहना उचित नहीं है, ये भी न्याय नहीं है। शीला दीक्षित ने अपने टाइम में जब फ्लाईओवर या जो भी मेट्रो वगैरह का डेवलपमेंट देखा, ये भी इन लोगों ने काम किया है। केजरीवाल भी काम कर रहे हैं, लेकिन उनके काम करने की दिशा से भटक जाते हैं, वो पटरी से उतर जाते हैं। कई बार लगता है जैसे कि एक स्टूडेंट यूनियन का लीडर है, उस तरह का। कांग्रेस की सरकार पिछले 15 साल में रही, उसके बाद केजरीवाल आए हैं। 15 साल में विकास का वो पैमाना आप देख पा रहे हैं जो होना चाहिए था दिल्ली के अंदर? देखिए, नहीं, आप जब एजेंडा देके आते हैं, आप जो वायदे करके आते हैं, तो वायदे होकर आज ये जूता कांड क्यों हुआ? आपने इतनी ज्यादा महत्वाकांक्षा लोगों की, उम्मीदें बढ़ा दी लोगों की, कि उसे लगता है कि अभी हमने सीडी दिया है इनको, अभी हमने इनको शिकायत की और उसका समाधान हाथ के हाथ होना है, हाथ के हाथ जांच होना है, हाथ के हाथ कल्प्रिट को पकड़ के सामने लाना है। लेकिन वैसा हो नहीं रहा है। आप फिर उसी सिस्टम का हिस्सा है। ये तो ठीक है, वो आज अरविंद केजरीवाल, आज ये कांड हुआ तभी तो हम बहस में बैठे हैं। बिल्कुल, 15 साल की बात अगर हम कर लें, कांग्रेस की सरकार रही है, शीला दीक्षित मुख्यमंत्री नहीं है। मैंने ये पूछा कि क्या उस पैमाने पे सरकार खड़ी उतरी जिसका अनुमान लगाया जा रहा था या जिसकी उम्मीद थी पिछले 15 साल में भी अगर बात करें तो? विकास नहीं, तभी तो लोग हारे भी बुरी तरह से जी। उनके हारने की वजह भी यही थी कि उन्होंने आम जनता की कठिनाइयों को, महंगाई को, बहुत सारे एजेंडे थे जिसको इग्नोर किया। वो समझते थे सब कुछ ठीक ठाक है जी। और केजरीवाल भी उसी रास्ते पे धीरे धीरे चल रहे हैं। ये नुकसान करेगा, क्योंकि आप जब आम आदमी की इस तकलीफों को नहीं समझेंगे, नजरअंदाज करेंगे, तो उसका आक्रोश तो निकलेगा कहीं ना कहीं। वो चाहे आक्रोश वेद के रूप में निकले या किसी के रूप में निकले, भावना अरोड़ा के रूप में, या भावना अरोड़ा के रूप में निकले, या कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं हो, एक मामूली 3 व्हीलर चलाने वाले के रूप में निकले। लेकिन ये आक्रोश सत्ता के विरुद्ध तो निकलता है। हम ठीक है उसकी वर्तना करते हैं, उसको कभी प्रमोट करना नहीं चाहेंगे, लेकिन आक्रोश को आप रोकेंगे नहीं, फिर आप वो आक्रोश फिर और भी गलत और भी विध्वंसक तरीके से निकलता है। तो आपको अभी भी समय, ये वेकअप कॉल है। ये केजरीवाल के लिए, देखिए, एक केजरीवाल के लिए, एक अरविंद केजरीवाल के लिए, या कोई भी नेता के लिए ये वेकअप कॉल है। मैं कहूंगा कि इस घटना से सीख लेनी चाहिए और कम से कम क्या उसका रास्ता निकल सकता है। ऐसी शिकायतें अगर आती है उसको फौरन, या फिर कह दीजिए कि इसमें समय लगेगा जी, आप इसमें समय लगेगा, आप समाधान करेंगे, शिकायत को सुनेंगे, इसकी जांच करेंगे, कल्प्रिट को पकड़ेंगे, इसमें टाइम लगता है। कॉन्फिडेंस भी डेवलप करना पड़ेगा। अगर हम इसी तरह के विरोध प्रदर्शन की बात कर लें, जिस तरह से विरोध जताया गया है,
जैसा कि हमने शुरू में भी आपसे सवाल किया था कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज बुश जब इराक गए थे तो मुंतजर अल जैदी ने जूता फेंका था। उसके बाद ये सिलसिला चल पड़ा। 2009 में चीनी राष्ट्रपति वेन जियाबाओ पर भी जूते फेंके गए थे। पी चिदम्बरम जो पूर्व गृह मंत्री हैं, उस जमाने में गृह मंत्री हुआ करते थे, उनके खिलाफ भी जूता उछाला गया था और जर्नैल सिंह जो आम आदमी पार्टी में उनके जरिए उछाले। तो क्या ये एक तरह से ये कहा जाए कि सस्ती शोहरत हासिल करने के तरीके के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है उन लोगों के जरिए जो इस तरह की हरकत करते हैं? निश्चित रूप से ये क्या है कि मीडिया युग है, प्रचार युग है और आदमी कुछ ऐसा कर जाना चाहता है कि लाइमलाइट में अचानक आ जाए जी। एक उद्देश्य तो ये होता है। दूसरा क्या है कि आप बुश ने जो कांड किया इराक में या जिस तरह का जेनोसाइड किया वहां पर, उसके वॉल्यूम को उस कल्प्रिट जो जिस तरह से वो पॉलिटिकल कल्प्रिट रहे अपने टाइम में, उसके वॉल्यूम को अरविंद केजरीवाल के वॉल्यूम से नहीं जोड़ा जा सकता है। पी चिदम्बरम के बड़ा फर्क है, बहुत फर्क है ना। वहां तो मानव बम की शुरुआत वहीं से हुई थी, इसलिए मैंने ये प्रचार कर दिया। 2008 में वहीं से शुरुआत, उसके बाद ये एक परंपरा सी चल पड़ी, इसलिए मैंने वहां से शुरुआत की। आदमी नजीर कहीं ना कहीं से लेता है ये, चूंकि हम लोग अब उस वर्ल्ड में हैं जिस वर्ल्ड में बहुत जल्दी सूचनाओं को फ्लैश होता है दूसरी जगह से, शायद लाइट के भी तेज, उससे भी ज्यादा तेज रफ्तार में। तो इंसान जो है गलत चीज़ों को बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेता है, अच्छी चीज़ों को बहुत कम। गांधी ने प्रतिरोध का जो तरीका अपनाया था, या मार्टिन लूथर किंग ने जो तरीका अपनाया था, या नेल्सन मंडेला ने अपनाया था, शायद वो तरीका अभी का जो युवा है उसको नहीं पसंद है। उसको भगत सिंह का तरीका शायद ठीक लगता है। वेद प्रकाश को भी इसी सीमा में रखा जाए, इसी दायरे में रखा जाए, सस्ती शोहरत वाले दायरे में। सस्ती शोहरत भी नहीं, आक्रोश भी उसमें शामिल कीजिए। दो आक्रोश भी है और पॉलिटिकल एम्बिशन भी शामिल कीजिए। 3-4 चीजें हैं। अच्छा, दो पहलू होते हैं। पॉलिटिकल एम्बिशन, सारी कुछ उसके पीछे राजनीतिक उद्देश्य भी है, सारी चीजें उसमें, लेकिन मीडिया का दुरुपयोग किया गया है, मैं जरूर कहूंगा। जी जी बिल्कुल। आरबी उपाध्याय, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हम बात कर रहे हैं, प्राइवेट गाड़ियों का बहुत तेजी से विस्तार हो रहा है। हर किसी के पास प्राइवेट गाड़ियां अब नजर आने लगी हैं और आए दिन नई नई गाड़ियां सड़कों पे दौड़ने लगी हैं। जाहिर सी बात, सड़कों पे जब नई नई गाड़ियां दौड़ेंगी, प्राइवेट गाड़ियां दौड़ेंगी तो दिक्कतें पेश आएंगी। इस पे अंकुश लगाने के लिए, और दूसरी तरफ जो अभी हमने बात करी कि जैसे बसों को चलाया जाता है या और भी दूसरा तरीका अपनाया जाता है लोगों को सहूलत फराहम करने के लिए, दोनों का सामंजस्य कैसे बैठाला जाए? देखिए, दो चीजें हैं। आपको गाड़ियां नजर आती हैं, तो गाड़ियाँ क्यों नजर आती हैं, उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होगा। वो स्टडी करिए, वो डायग्नोज करिए। देखिए, मैं अपनी बताता हूँ में, अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ठीक कर दिया जाए, मान लीजिए मैं कहता हूँ टैक्सी ही मिलने लगे, ऑटो मिलने लगे, टू व्हीलर मिलने लगे, कुछ तो मुझे जाने के लिए एक वैकल्पिक नहीं, जैसे शायद आप लोग को ज्यादा मालूम होगा, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ, लेकिन बता देंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, दर्शक भी समझ सकेंगे। सिंगापुर या हांगकांग में शायद इस तरह की व्यवस्था है कि प्राइवेट गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन इतना ज्यादा है कि जो कीमत है उससे भी ज्यादा है, इसलिए लोग खरीदते नहीं। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की इतनी ज्यादा सहूलत है कि इसकी जरूरत भी महसूस नहीं होती। मैं उसी बात पे एक्चुअली में आ रहा था, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सहूलियतें अगर होंगी तो किसी को अच्छा नहीं लगता है गाड़ी चलाना और गाड़ी को ले जाना। क्यों? गाड़ी ले जाने में एक बहुत बड़ी समस्या जो मैं लेके आता हूं, मुझे पता है कहीं भी चले पार्किंग की जगह नहीं मिलेगी, आगे पीछे आपको पार्क करने में आधा घंटा लग जाएगा। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को कहीं ना कहीं आपको बेटर करना होगा और उसकी तरफ लोगों का एक विश्वास कब बढ़ेगा? जब अवेलेबिलिटी होगी। आज अवेलेबिलिटी है नहीं तो मैं भी अनसर्टेनिटी में नहीं जी सकता कि मान लीजिए मुझे यहाँ टीवी चैनल पर डिबेट में आना है और मेरा एक टाइमिंग है, मैं वहां से निकलूं, यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाऊं, तो फिर मुझे मजबूरी में कुछ वैकल्पिक व्यवस्था है क्या कि भाई प्राइवेट गाड़ी कोई ना कोई आपको लेनी पड़ेगी। क्यों? ना आपको हायर करके मिल रही है, ना आपको किसी भी और कुछ अरेंज नहीं हो रहा। तो वो मजबूरियां भी लोगों की कहीं ना कहीं आज हैं और इसीलिए ये सब कुछ बढ़ रहा है। और ये तो पोजीशन बिल्कुल बस्ट हो जाती है अगर मेट्रो नहीं आती। अगर मेट्रो को भी हटा दें तो हमारे पास इतनी बसों का और उसका इतना बुरा हाल हो जाता दिल्ली का कि दिल्ली तो आज रहने लायक नहीं रहती। तो उस तरह की और भी ट्राम्स हैं और एक सिंगल जो रैपिड मेट्रो है और बहुत सारे जो है ना वो वैकल्पिक व्यवस्थाएं। एक दिक्कत मैं कहूँ इसमें कि देखिए जी आजकल क्या होड़ लग गई है कि आपके पास अगर आवश्यकता सिर्फ एक गाड़ी की है तो आप 4 गाड़ी जरूर रखें और ये अच्छे मॉडल, जो लेटेस्ट मॉडल है तो उसे भी रख लें। जी।
ममता बनर्जी एक मुख्यमंत्री हैं वो भी जी बिल्कुल, और आपको पता होगा जी कि हलफनामा दायर किया उन्होंने। वो कौन सी गाड़ी रखती हैं, यहाँ भी रेल मंत्री थी तो कौन सी गाड़ी, फिएट किसी जमाने में पुराने मॉडल की गाड़ी वो चलाती थी, अभी भी नॉर्मल गाड़ी वो चलाती हैं। अरविंद केजरीवाल भी शुरू में उनके पास जो गाड़ी थी, आज वो गाड़ी नहीं है, आज उनके पास बड़ी गाड़ी है। तो एक तरह से आप नज़ीर पेश करते हैं समाज में, आप बताते हैं कि भाई आपको भी ऐशो आराम से आपको, तो आप कम से कम पर उपदेश का कुशल बहुतेरे वाले उस पर नहीं चले, आप अपने जीवन में जब लागू कीजिएगा तो लोगों को लगेगा कि मुख्यमंत्री रहते हुए सामान्य सी गाड़ी में चलता है, फॉलो करेंगे लोग, तो लोग उसको फॉलो, रोल मॉडल होगा, रोल मॉडल बनिए। तो आज का नेता जो है रोल मॉडल नहीं बनना चाहता, उसे 200 गुना सैलरी बढ़ानी है। आप अपने मैंडेट में नहीं लिखते हैं कि आप सत्ता में आते ही गाड़ी बदल देंगे, सत्ता में आते ही आप क्या क्या करेंगे, आपका ऐशो आराम कितना बढ़ जाएगा, कम से कम 20 एसी आपके घर में लगना चाहिए। तो आप कम से कम कर्पूरी ठाकुर बनना नहीं चाहते हैं। कर्पूरी ठाकुर जैसा मुख्यमंत्री जो झोपड़ी में ही मुख्यमंत्री रहते हुए रहना पसंद करता था, आप कभी उस लाल बहादुर शास्त्री का भी लाइफ स्टाइल था, आप कम से कम वो रोल मॉडल क्यों नहीं बनना चाहते हैं जब आम आदमी पार्टी के नेता आप हैं? तो आप क्या कहना चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने जो दिखाने की कोशिश की थी वो दरअसल है नहीं, जो दिख रहा है हम नहीं कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, वो दिखता है, आप ही को दिख रहा है, मुझे भी दिख रहा है, वो सब चीजें। लेकिन ये अरविंद केजरीवाल से ही क्यों उम्मीद नहीं, और किसी से क्यों नहीं? देखिए ऐसा है, और कोई तो ये कहता नहीं है भाई, आप नहीं, आप जिस उस पे आए थे, लोगों को ये कह के आए थे कि मैं आम आदमी की तरह मैं कोई सिक्योरिटी, जयललिता ने तो नहीं कहा था ना, विरोध करते थे, आप कहते थे ये वीआईपी कल्चर ही खत्म करेंगे, रेड लाइट खत्म, अभी लाल बत्ती गाड़ी नहीं लेंगे, वो सब और फिर आप ले रहे हैं तो पब्लिक को। लेकिन पुष्परंजन अक्सर नेताओं के मुंह से निकलता है कि हम गरीब हैं, गरीब परिवार से आए हैं, हम किसान हैं, हम मजदूर हैं, और हम जब यहाँ आते हैं तो लोग हमसे जलते हैं, हसद है, बुग़्ज़ है, ये तमाम चीजें निकल करके जुबान से आती हैं, मुंह से, मुख से, ये जो निकलती है वाणी वो निकल करके आती है। तो ये उन लोगों से क्यों नहीं पूछा जाता जो इस तरह की बात करते हैं, सिर्फ अरविंद केजरीवाल से क्यों पूछा? नहीं, देखिए ये जो हसद और हसरत का जो किस्सा है ना, वो राजनीति में ही क्या समाज के हर क्षेत्र में नहीं, वो कहते हैं, जैसे ही वो कहते हैं, इसलिए मैंने पूछा। लाइफस्टाइल ऐसे भी चीफ मिनिस्टर यहाँ हैं हिंदुस्तान में, वो सीपीआई उसके कम्युनिस्ट के, वो साइकिल से सब्जी लेने चले जाते हैं, सरकारी गाड़ी नहीं लेते हैं, उनकी तनख्वाह भी पार्टी के फंड में चली जाती है, है ना, 1% या 2% है ना, जी जी, बहुत कम है ना मेरे, बिल्कुल, जहां तक मेरे ध्यान में आ रहा है ना, वो साइकिल से जाते हैं, है ना, वो सीपीआई के, जी जी, मैंने भी उनको तो नहीं कोई मारता, जूता मारता, कोई शाही नहीं फेंकता, उनकी बीवी भी जाती है तो वो रिक्शे में बैठ के, मतलब ठीक है, उनकी बीवी लेकिन अस्पताल चली जाती है। आम नेता और मुख्यमंत्री में बड़ा फर्क होता है। अरे मुख्यमंत्री है जी, आरबी उपाध्याय। चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, चूंकि हमें वक्त अब इजाजत ही नहीं देता। पुष्परंजन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आरबी उपाध्याय आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर के यही कहा जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल ने जो वादे किए थे और जो दावे किए थे, दावे भी कह सकते हैं, वो शायद वो पूरा होता नहीं दिखाई दे रहा है, जैसा कि हमारे दोनों मेहमानों का कहना था। इसलिए लोगों में गुस्सा है और पब्लिसिटी का भी कहीं ना कहीं इसमें मामला बनता दिखाई दे रहा है, और बहुत सारी महत्वाकांक्षाएं भी हैं। आप खुद फैसला कीजिए। न्यूज़ लाइन में इतना ही, नमस्कार।